वेलकम टू फार्मा रिसर्च। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, अनुकूली क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, ये वो तरीका है जो दवा बनाने के पूरे प्रोसेस में एक क्रांति ला रहा है। हम आज इसी को समझेंगे कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये डिज़ाइन कितने तरह के होते हैं, इनके फायदे क्या हैं और हाँ, इन्हें लागू करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे कि ये रिसर्च की दुनिया को कैसे एक नया रूप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि ये अडैप्टिव ट्रायल्स या कहें अनुकूली ट्रायल्स आखिर हैं क्या, और ये पारंपरिक रिसर्च मतलब जो तरीका सालों से चला आ रहा है उसे कैसे बदल रहे हैं। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल जो कह सकते हैं सीखता है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है और मरीजों से डेटा मिलता जाता है, ये अपने डिज़ाइन में बदलाव कर सकता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे गांठ बांध लीजिए। ये बदलाव अचानक या मनमाने ढंग से नहीं होते। ये सब पहले से तय यानी प्रोस्पेक्टिवली प्लान्ड होते हैं। मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले ही नियम बना दिए जाते हैं कि किस तरह का डेटा मिलने पर क्या बदलाव किया जाएगा। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, एक पारंपरिक ट्रायल एक ट्रेन की तरह है। एक बार स्टेशन से निकल गई तो वो अपनी तय पटरी पर ही चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ता नहीं बदल सकती, बिल्कुल सीधा और कठोर। वहीं दूसरी तरफ एक अनुकूली ट्रायल वो एक स्मार्ट कार की तरह है जिसमें जीपीएस लगा हो। वो रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को देखकर अपना रास्ता बदल सकती है ताकि मंजिल तक सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से पहुंच सके। है ना कमाल का फर्क? तो अब जब हमने समझ लिया कि ये एक स्मार्ट कार की तरह है, तो सवाल उठता है कि ये स्मार्ट कार चलती कैसे है, इसके पास कौन कौन से टूल्स हैं। तो चलिए अब हम इसके मेथोडोलॉजिकल टूल किट में झांकते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन कितने तरह के होते हैं। तो मोटे तौर पर 4 मुख्य प्रकार के डिज़ाइंस हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है अडैप्टिव रैंडमाइजेशन, दूसरा सैंपल साइज री-एस्टिमेशन, तीसरा अडैप्टिव डोसिंग और चौथा अडैप्टिव ट्रीटमेंट सिलेक्शन। यही वो 4 स्मार्ट टूल्स हैं जो रिसर्च को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और असरदार बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अडैप्टिव रैंडमाइजेशन की। देखिए, पारंपरिक ट्रायल्स में क्या होता है, मान लीजिए 2 दवाएं हैं, दवा ए और दवा बी। तो मरीजों को इन दोनों ग्रुप्स में 50-50 के अनुपात में बांट दिया जाता है। और ये अनुपात ये पूरे ट्रायल के दौरान पत्थर की लकीर होता है, बदलता नहीं है। लेकिन इस एडैप्टिव डिज़ाइन में खेल बदल जाता है। यहाँ जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है और डेटा आने लगता है, सिस्टम को पता चल जाता है कि अरे, दवा बी तो दवा ए से ज़्यादा असरदार लग रही है। तो पता है क्या होता है, सिस्टम अपने आप ही रैंडमाइजेशन को एडजस्ट कर देता है और नए आने वाले मरीजों को ज़्यादातर दवा बी वाले ग्रुप में भेजना शुरू कर देता है। मतलब ज़्यादा लोगों को बेहतर इलाज मिलने का मौका मिलता है, वो भी ट्रायल के दौरान ही। तो अब आप फर्क साफ साफ देख सकते हैं, है ना? पारंपरिक तरीका बिल्कुल फिक्स्ड है, स्थिर है, जबकि एडैप्टिव तरीका डायनामिक है, गतिशील है। और ये सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ज़्यादा नैतिक भी है। क्यों? क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि ट्रायल में हिस्सा ले रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इलाज मिले जिसके सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, सैंपल साइज री-एस्टिमेशन। इसका मकसद बहुत सीधा सा है, ये पक्का करना कि हमारे ट्रायल में लोगों की संख्या एकदम सही हो, ना तो बहुत कम कि नतीजा ही न निकले और ना ही बहुत ज़्यादा कि बेवजह संसाधन और समय बर्बाद हो। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ट्रायल शुरू करने से पहले एक अनुमान लगाया जाता है कि हमें शायद 500 मरीजों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रायल के बीच में जब कुछ डेटा आ जाता है तो एक इंटरिम एनालिसिस किया जाता है। इस डेटा को देखकर शोधकर्ता फिर से कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारा शुरू का अनुमान सही था, या हमें और मरीजों की ज़रूरत पड़ेगी, या शायद कम से भी काम चल जाएगा। मतलब साफ है, जहां पारंपरिक ट्रायल्स में सैंपल साइज एक बार तय हो गया तो हो गया, वो पत्थर की लकीर है, वहीं अडैप्टिव डिज़ाइन में ये लचीला होता है। इसे ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। सोचिए इससे कितनी बचत होती है, समय की भी, पैसे की भी और मरीजों के योगदान की भी। अब बात करते हैं तीसरे टूल की, एडैप्टिव डोजिंग या अनुकूली खुराक निर्धारण। नई दवा बनाते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सही डोज क्या है, कितनी मात्रा में दवा दी जाए कि वो असरदार भी हो और सुरक्षित भी।
इसी सवाल का जवाब ढूंढने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो होता ये है कि ट्रायल कई अलग अलग डोज के साथ शुरू होता है। मान लीजिए 10 mg, 20 mg, 40 mg। अब जैसे जैसे मरीजों से सुरक्षा और असर का डेटा मिलता जाता है, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल लगातार सीखता रहता है। वो पता लगाता है कि कौन सा डोज सबसे अच्छा काम कर रहा है, और फिर जो नए मरीज ट्रायल में आते हैं उन्हें सीधे उन्हीं डोज पर रखा जाता है जिनके सफल होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। ये पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग है, जिसमें पहले कुछ मरीजों को एक कम डोज दिया जाता है, फिर अगले ग्रुप को उससे ज्यादा, और ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, जो बहुत धीमा प्रोसेस है। यहाँ तो एक स्मार्ट मॉडल आधारित सिस्टम रियल टाइम में सबसे सही डोज की तरफ बढ़ता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही पावरफुल टूल पर, एडैप्टिव ट्रीटमेंट सिलेक्शन। इसे आप पिक द विनर डिजाइन भी कह सकते हैं। इसका काम है विजेता थेरेपी को जल्दी से पहचानना। कल्पना कीजिए, एक ही बीमारी के लिए हमारे पास 4 नई दवाएं हैं, A, B, C और D। अब चारों के लिए अलग अलग ट्रायल करने की बजाय हम एक ही प्लेटफॉर्म ट्रायल शुरू करते हैं, जिसमें चारों दवाओं को एक साथ टेस्ट किया जाता है। फिर ट्रायल के बीच में तय समय पर डेटा को देखा जाता है। अगर पता चलता है कि दवा C और D उतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें ट्रायल से बाहर कर दिया जाता है और सारे संसाधन और नए मरीज सिर्फ A और B पर फोकस किए जाते हैं, जो ज्यादा असरदार लग रही हैं। सोचिए, इससे कितनी ज्यादा एफिशिएंसी आती है। समय, पैसा, मेहनत सब बचता है। हमें हर दवा के लिए एक अलग लंबा चौड़ा ट्रायल नहीं करना पड़ता, जैसा कि पारंपरिक तरीके में होता है। एक ही ट्रायल में कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि ये अडैप्टिव डिजाइन हैं क्या और कितने तरह के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन्हें अपनाया क्यों जाए? व्हाई अडैप्ट? इनके असली फायदे क्या हैं? चलिए अब इस पे बात करते हैं। अगर हम इसके फायदों को देखें तो मुख्य रूप से 4 बातें सामने आती हैं। पहली, ये ट्रायल्स को ज्यादा कुशल यानी एफिशिएंट बनाते हैं। दूसरी, ये मरीजों के लिए नैतिक रूप से बेहतर हैं। तीसरी, ये बहुत लचीले होते हैं। और चौथी, इनसे अक्सर सैंपल साइज भी कम हो जाता है। आइए इन चारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है एफिशिएंसी यानी दक्षता। जैसा हमने देखा, जो दवाएं काम नहीं कर रही उन्हें जल्दी से हटा दिया जाता है, सैंपल साइज को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। इन सब का नतीजा क्या होता है? ट्रायल अक्सर कम समय में और कम लागत पर पूरे हो जाते हैं, और इसका सीधा मतलब है कि असरदार दवाएं मरीजों तक जल्दी पहुंचती हैं। ये सिर्फ पैसों और समय की बात नहीं है, इसका एक बहुत गहरा नैतिक पहलू भी है। सोचिए, जब कोई मरीज किसी ट्रायल में हिस्सा लेता है तो वो एक उम्मीद के साथ आता है। अडैप्टिव डिजाइन ये कोशिश करते हैं कि ट्रायल के दौरान ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इलाज मिले जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। उन्हें किसी ऐसी दवा पर नहीं रखा जाता जो शायद असरदार ही ना हो। यह मरीजों के हित को सबसे ऊपर रखता है। तीसरा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। देखिए, विज्ञान कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। हो सकता है ट्रायल शुरू होने के बाद बीमारी के बारे में कोई नई जानकारी सामने आए। पारंपरिक ट्रायल तो पत्थर की लकीर होते हैं, वो बदल नहीं सकते। लेकिन अडैप्टिव डिजाइन नई जानकारी के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, जिससे स्टडी हमेशा रेलेवेंट यानी प्रासंगिक बनी रहती है। और चौथा फायदा है सैंपल साइज में कमी। क्योंकि ये डिजाइन ज्यादा कुशल होते हैं, ये अक्सर कम मरीजों के डेटा से भी पक्के नतीजे दे सकते हैं। और ये बात खास तौर पर दुर्लभ बीमारियों की रिसर्च में बहुत मायने रखती है, जहां मरीजों की संख्या वैसे ही बहुत कम होती है और हर एक मरीज का योगदान कीमती होता है। तो इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में सवाल आता है कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो हर कोई इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? बात सही है, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन्हें लागू करना उतना आसान नहीं है और इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो मुख्य चुनौतियां क्या-क्या हैं? पहली, ये डिजाइन और इनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत जटिल होता है। दूसरी, इन्हें चलाने में मतलब ऑपरेशनली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तीसरी, रेगुलेटरी एजेंसियां जैसे FDA इनकी बहुत बारीकी से जांच करती हैं। और चौथी, अगर सावधानी न बरती जाए तो नतीजों में स्टैटिस्टिकल बायस यानी गड़बड़ी आने का खतरा रहता है। पर ऐसा नहीं है कि इन चुनौतियों का कोई हल नहीं है, बिल्कुल है। स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको खास विशेषज्ञ चाहिए, ऑपरेशनल डिमांड्स के लिए आपको बहुत मजबूत रियल टाइम डेटा सिस्टम चाहिए, रेगुलेटरी जांच के लिए आपको अपना पूरा अडैप्टिव प्लान पहले से ही बहुत विस्तार से बताना होता है, और बायस के खतरे से बचने के लिए बहुत कड़े नियमों का पालन करना होता है। मतलब काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सही प्लानिंग और एक्सपर्ट टीम के साथ इन्हें सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
तो चलिए अब चुनौतियों से आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखते हैं। आगे क्या होने वाला है? एडैप्टिव डिजाइन का भविष्य बहुत ही रोमांचक लग रहा है, खासकर जब हम इन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए देखते हैं। तो देखिए, आज की तारीख में इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और रेगुलेटर्स भी इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले कल में हम देखेंगे कि एआई और मशीन लर्निंग इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भविष्य की तस्वीर तो और भी बड़ी है। ऐसे ट्रायल्स जो पूरी तरह से मरीज पर केंद्रित होंगे और रियल वर्ल्ड डेटा का इस्तेमाल करेंगे। चलिए भविष्य के इन ट्रेंड्स को थोड़ा समझते हैं। पहला है एआई और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन। सोचिए, एआई एल्गोरिदम कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से रियल टाइम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। वो ट्रायल के दौरान होने वाले बदलावों को और भी ज्यादा स्मार्ट और ऑप्टिमाइज कर देंगे। और दूसरा बड़ा ट्रेंड है रियल वर्ल्ड एविडेंस यानी RWE का इस्तेमाल। इसका मतलब है कि हम सिर्फ ट्रायल के कंट्रोल्ड माहौल से ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब स्रोतों से मिलने वाले डेटा का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे ये पक्का होगा कि ट्रायल के नतीजे असली दुनिया के मरीजों पर भी उतने ही कारगर होंगे। और एक और अहम बात, जैसे जैसे दुनिया भर में इन डिज़ाइंस को इस्तेमाल करने के तरीके स्टैंडर्डाइज होंगे, मतलब एक जैसे नियम और गाइडलाइंस बनेंगी, तो रेगुलेटरी अप्रूवल लेना और अलग-अलग देशों के बीच सहयोग करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब तक की हमारी इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली बात, अडैप्टिव डिज़ाइन का मतलब है ट्रायल के दौरान पहले से तय किए गए बदलाव करना। दूसरी बात, ये एफिशिएंसी, नैतिकता और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ज़बरदस्त फायदे देते हैं। तीसरी बात, हाँ, इन्हें लागू करने में सांख्यिकी और ऑपरेशनल चुनौतियां हैं जिन्हें सही प्लानिंग से दूर किया जा सकता है। और आखिरी बात, एआई और RWE के साथ मिलकर ये डिज़ाइन क्लिनिकल रिसर्च के भविष्य को और भी ज़्यादा स्मार्ट और मरीज केंद्रित बनाने वाले हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि ज़्यादा इंटेलिजेंट रिसर्च की तरफ एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। ज़रा सोचिए, जैसे जैसे ये स्मार्ट ट्रायल डिज़ाइन एक नया स्टैंडर्ड बनते जाएंगे, ये उस रफ्तार को कैसे बदल देंगे जिससे जीवन बचाने वाली दवाएं दुनिया भर में मरीजों तक पहुंचते हैं। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। थैंक यू टू जॉइनिंग अस, फार्मा रिसर्च, योर लर्निंग पार्टनर।